रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो तब समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो एवरीवन, इसी मोटिवेशन के साथ हम आज का एक टॉपिक शुरू करते हैं और मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक्षा। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी एपीओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से हम कुछ टॉपिक लिए हैं। मतलब जो यूपी एपीओ का जो सिलेबस है, जिसमें से सीआरपीसी में से हम 161 जो है स्टेटमेंट जो दिया जाता है 161 का 162 में जो उसका हस्ताक्षर नहीं करने के बारे में बताया गया है, और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 145 में जिस खंडन किया जाता है उसके लिए स्टेटमेंट है, उसके बारे में आज इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद केस लॉ के साथ। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको ये सेक्शन याद भी हो जाएगी। विद कॉन्सेप्ट के साथ आप वो हम डिस्कशन करेंगे आज का एक टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि क्या ऐसा व्यक्ति अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है जिसका विवेचना के दौरान प्रकरण के विवेचक ने धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई कथन ही नहीं लिया, और पुलिस चालान धारा 173 सीआरपीसी की साक्ष्य सूची में साक्षी के रूप में उसका नाम भी अंकित नहीं है। तो इसका आगे हम जाके डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या होता है, एनालिसिस करते हैं। तो सीआरपीसी की जो सेक्शन है 161, इसमें जो साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन को लेखबद्ध करने का प्रावधान करता है ये 161। और यदि वह ऐसा करता है तो धारा 162 के अनुसार ऐसे कथनों को हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है, ये 162 कहता है। और जहाँ तक उक्त कथनों के उपयोग का संबंध है, यदि किसी साक्षी का पूर्वतन कथन लेखबद्ध किया गया है और उसे जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से साक्षी के लिए बुलाया जाता है, तो यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया हो तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 में उपबंधित रीति से किया जा सकता है। इसमें जो सीआरपीसी में उपबंधित प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 161 के तहत लेखबद्ध किया गया कथन तात्विक साक्ष्य नहीं है, बल्कि उसका उपयोग केवल ऐसे साक्षी के प्रस्तुत करने पर लौ पर खंडन हेतु किया जा सकता है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि किसी साक्षी का अन्वेषण के दौरान धारा 161 के अंतर्गत धारा 161 के अंतर्गत कथन नहीं लिया गया है तो उसकी साक्ष्य नहीं ली जा सकती, क्योंकि सीआरपीसी की धाराएं 230 एवं 242 230 एवं 242 में उपबंधित करती है कि न्यायालय अभियोजन के आवेदन पर किसी भी साक्षी को बुला सकता है। सीआरपीसी की धारा 311 भी उपबंधित करती है कि यदि प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए किसी व्यक्ति को साक्षी की आवश्यकता है, किसी प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए किसी व्यक्ति की साक्ष्य आवश्यक है, मतलब किसी का एविडेंस जरूरी है, तो उसे ले लिया गया है एविडेंस, और कुछ जरूरी रह गया है, कोई फैक्ट ऐसा है और कोई ऐसा एविडेंस है जो आवश्यक है, तो उस व्यक्ति की साक्ष्य आवश्यक है, तो उसे किसी भी प्रकरण पर बुलाया जा सकता है, उसे किसी भी एनी स्टेज पर उसे कॉल किया जा सकता है। तो इस संबंध में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, ये एमपी स्टेट का जजमेंट है, इसमें आनंद धोरे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2017 में कहा है कि भले ही धारा 161 की सीआरपीसी के अधीन किसी साक्षी के कथन न लिया गया हो, तब भी न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य को ले और ऐसे साक्षी को धारा 311 सीआरपीसी के अंतर्गत बुलाकर परीक्षित कर सकती है।
So there is no bar that a witness whose statement under section 161 of CRPC had not been recorded at the time of investigation cannot be allowed to examine under section 311 CRPC. Under section 231 CRPC, the court is to take all evidence produced in support of the prosecution. Therefore, where the statement of witness is not recorded under section 161 of CRPC, but the prosecution with the prior permission for the court to produce such a witness, the accused cannot be said to have taken by the surprise. When a witness examined in court whose statement has not been recorded at the time of investigation under section 161 CRPC, the evidentiary value to be attached to the evidence of such witness has to be looked into, and if it is found that prejudice has been caused to the accused, then the evidence of such witness may or may not be acted upon. Therefore, the argument of the learned counsel for the accused non-petitioner does not find favor in this regard. Also, the contents. The contention of the learned counsel for the accused that only those witnesses can be examined whose statements have been recorded by the police under section 161 CRPC and find mention in the list of witnesses submitted with the challan अंडर सेक्शन 173 CRPC. तो 173 CRPC में जो चालान पेश किया जाता है ना, पुलिस चालान कहते हैं, जिसे इफ एक्सेप्टेड विल रेंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 311 CRPC 311 CRPC nugatory. These provisions, namely under section 161, 173 and 311 CRPC, have got different object, scope, and they operate in different different spheres. आनंद दोहरे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच एट ग्वालियर. ग्वालियर की बेंच ने ये मतलब हाई कोर्ट की जो बेंच है ग्वालियर, वहाँ से ये डिसीजन पास किया गया था. क्रिमिनल रिवीजन नंबर इसका दिया हुआ है ये 595 ऑफ 595 ऑफ 2016, और इसकी डेट जो है 5/10/2016 का है ये. तो ये आप इसको सर्च करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा साइट पे. इस मध्य प्रदेश की जो साइट है उस पे जाके आप देखेंगे तो ये क्या लॉज जो है ओपन हो जाएगा. उसमें सारी डिटेल आपको दी गई है जजमेंट की, तो आप उसमें से देख सकते हैं. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में राजा राम प्रसाद यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 AIR सुप्रीम कोर्ट SC 3081 में कहा है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 311 लॉ ऑफ एविडेंस क्रिमिनल ट्रायल एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 311 CRPC object and purport and powers of court vast power have been conferred on courts while it comes to the question of summoning a witness or to recall or re-examine any witness already examined by using the word any
prefixed by various expressions occurring in the section, all that is required to be satisfied. अब इसमें by the court was only in relation to such evidence that appears to the court to be essential for just decision of the case, or order for re-examination is also prescribed, calling for such a witness so desired for such re-examination. So far it comes to criminal trial, the order of re-examination at the desire of any person under section 138 Evidence Act will have to necessarily be in consonance with the prescriptions contained in section 311 CRPC. Power under section 311 are made to any court at any stage in inquiry or trial or other proceedings. मतलब इसमें कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर, चाहे इंक्वायरी की स्टेज हो, चाहे ट्रायल चल रहा हो, वो किसी भी, चाहे प्रोसीडिंग की कोई भी स्टेज हो, तो अदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर द कोड फॉर द पर्पज ऑफ समनिंग एनी पर्सन, हर किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, बुला सकता है, उसको समन करके कोर्ट में एज ए विटनेस, तो साक्षी के रूप में उसे बुला सकता है, और फॉर एग्जामिनिंग एनी पर्सन, तो उसकी परीक्षा करने के लिए किसी भी पर्सन को बुला सकता है। इन अटेंडेंस इवन थो नॉट समन एज विटनेस आर टू रिकॉल और री एग्जामिन एनी पर्सन। तो मतलब किसी भी मतलब विटनेस को रिकॉल कर सकता है और री एग्जामिन उसको कर सकता है, पुनः परीक्षण के लिए उसे बुला सकता है। ऑलरेडी एग्जामिन मतलब जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, जिसका परीक्षण हो चुका है, उसका फिर से प्रति परीक्षण करने के लिए, पुनः परीक्षण करने के लिए, मतलब री एग्जामिनेशन करने के लिए उसको फिर से बुला सकता है। और while recalling or re-examining, it has to be ensured that the same is essential for just decision of the case. Thus, despite of such power being vastly in its amplitude, same has to be exercised judicially and also with extreme care and caution to elaborate the point. Further, court made reference to several of its earlier judgment, wherein principles in these regards were highlighted. Application under section 311 CRBC Indian ultimately on consideration of those decisions dealing with application under section 311 CRBC और सेक्शन रीड विद सेक्शंस 138 एविडेंस एक्ट की, इसके साथ में मतलब जो सेक्शन 311 है सीआरपीसी की, इसके साथ में एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन है 138 138 एविडेंस एक्ट, कोर्ट कॉल्ड आउट द प्रिंसिपल्स विच आर टू बी borne in mind by the courts. Evidence Act 1872 Section 138 2013 AIR SC 3081 ये केस है। इसका जो केस नंबर है, इससे आप मतलब जो साइट को ओपन करेंगे भी ये इसका, तो उससे आपको ये बिहार का जो है उसका साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से केस आपको डिटेल में मिल जाएगा। राजा राम प्रसाद
यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अतः ऐसा व्यक्ति अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में साक्ष्य दे सकता है जिसका विवेचना के दौरान प्रकरण के विवेचक ने धारा 161 CRPC के अंतर्गत कोई कथन नहीं लिया और पुलिस चालान धारा 173 CRPC की साक्ष्य सूची में साक्षी के रूप में भी उसका नाम अंकित नहीं है। तो 311 भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है हम जो CRPC में दी गई है, उसे जरूर याद करिएगा। 311 सेक्शन जो है, और जो पुलिस चालान होता है वो 173 CRPC में दिया गया है, और केस डायरी और पुलिस चालान है ना 172 और 173, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आते हैं 161 में से क्वेश्चन आते हैं और 162 में से आते हैं जो हस्ताक्षर नहीं करने के बारे में कहता है। 161 में तो हस्ताक्षर मतलब स्टेटमेंट लिया जाता है पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान, मतलब इन्वेस्टिगेशन जो करता है, इन्वेस्टिगेशन करता जो IAS जो होता है, मतलब हाँ, तो जो IO होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है 160 और जो चैप्टर 5 में दिया हुआ ना इन्वेस्टिगेशन, वो तो अरेस्ट टू पर्सन वाला है। इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर 12 दिया हुआ है। 11 में वो है लिस्ट के निवारक कार्य दिए गए हैं 149 से तो 153 तक, और 154 से तो 154 से 176 तक जो दिया हुआ है वो उसमें दिया हुआ है 176 इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर 12 दिया हुआ है ना। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर 12 है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस अधिकारी उसे विवेचना करना भी कहते हैं, विवेचक कहते है ना। विवेचक मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, IO जो होता है, और विवेचना का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है, इसके दौरान की बात हो। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप जरूर पढ़िए, बेयर एक्ट को बार बार रीड करिए, उनमें से सब क्लॉज वगैरह जो भी है प्रोवाइडेड वगैरह वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उन सबको प्रिपेयर कर लीजिए। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है पुलिस का, जो वो अरेस्ट वाली प्रोसीजर है वो